हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, सेट 10 देखेंगे हम। सीट 10 देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। ये क्वेश्चन जहां तक है 2019 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, वहीं से हमने इस क्वेश्चन को उठाया है। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। तो यहाँ तक तो ये ठीक है। उसके बाद सैन्य ये सब अधिकार था, उसके लिए भूमि में आवंटन होता था। रहा है जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। क्या बोल रहा है? जमींदार के पास राजस्व अधिकार होते थे, उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व की बाध्यता नहीं होती थी। ये गलत है। ठीक है, फिर दूसरा है क्योंकि इसे भी कुछ प्रशासनिक अधिकार दिए जाते थे। ठीक है, जागीरदारों के किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो ये गलत है कि जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन जो होता था वो वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, राजा की इच्छा पर निर्भर करता था कि उसके पास जागीर जो है रहेगा या नहीं रहेगा, यानी भूमि रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन जमींदारों के पास जो भूमि का आवंटन किया जाता था वो वंशानुगत होते थे। तो इस कारण से दोनों गलत हो जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ कथन जागीरदार और जमींदार के बीच के अंतर को सही तरह से नहीं दर्शाता है। पहला, जागीरदारों को भूमि आवंटन, जागीर जिसको बोलते थे, प्रशासनिक और सैन्य सेवाओं के बदले में तो दिया जाता था, जिसके लिए वे जिम्मेदार थे। उन्हें उस क्षेत्र में राजस्व एकत्र करने का अधिकार था, लेकिन वे न्यायिक और पुलिस दायित्वों के लिए भी जवाबदेह होते थे। जमींदार मुख्य रूप से राजस्व संग्रह करता थे, लेकिन उनके पास स्थानीय स्तर पर कुछ हद तक प्रशासनिक अधिकार भी होते थे। दूसरा की बात कहा जाए तो मुगल काल में जागीर को दिए गए भूमि आवंटन जागीरदारों का हस्तांतरण होता रहता था। जमींदार के राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है। पहला है हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। फिर इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। फिर भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो इसका आंसर तो यही रखा गया है कि हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। यह हदबंदी जो लाया गया था स्वतंत्रता के बाद, तो भूमिहीन किसान या ऐसे किसान या फिर ऐसे व्यक्ति जिसके पास भूमि ना हो तो उसको भूमि आवंटन करना था, या जिसके पास कम था उसको भी कुछ और देना। ठीक है, तो हदबंदी कानून प्राइवेट जोत पे केंद्रित थे, ना कि व्यक्तिगत जोत पर। भी इसमें कुछ छुटा हुआ है लगता है। पहला का डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं। भूमि सुधार का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि प्रदान करना था, तो ये तो था नहीं। ठीक है, इसलिए विकल्प ए सबसे सटीक है। हदबंदी कानून व्यक्तिगत नहीं बल्कि परिवार को एक इकाई मानकर भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते थे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि परिवार के पास निर्धारित सीमा से अधिक भूमि ना हो, ताकि अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों को वितरित की जा सके। बाकी ऑप्शन को देखते हैं। यह एक अति सरलीकरण है। भूमि सुधार का उद्देश्य असमान भूमि वितरण को कम करना, भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना और कृषि उत्पादकता में सुधार करना था। सभी भूमिहीनों को भूमि प्रदान करना एक आदर्श था, लेकिन वास्तविकता में यह पूरी तरह से हासिल नहीं किया जा सका था। और इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गया। तो कर रहा है। ठीक है, हदबंदी हुआ
भूमि सुधारों का उद्देश्य नकदी फसलों को बढ़ावा देना नहीं था, वे कृषि उत्पादन और सामाजिक न्याय में सुधार लाने के लिए किए गए थे। नकदी फसलों की खेती एक अलग आर्थिक प्रक्रिया है जो विभिन्न कारणों से प्रभावित होती है। फिर भूमि सुधार ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। तो यह भी गलत है क्योंकि हदबंदी कानून में कुछ छूटों की अनुमति दी गई थी, जैसे कि धार्मिक या धर्मांतरित ट्रस्टों के लिए या बागवानी के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि के लिए। इन ट्रस्टों का दुरुपयोग भी हुआ, जिससे हदबंदी कानून का प्रभाव भी कम हो गया। सब ट्रस्ट के पास जो धन था उसका बंटवारा नहीं किया गया था हदबंदी कानून के, इसका दुरुपयोग किया गया ऐसा कहा जा रहा है। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चार्टर एक्ट 1813 यहाँ पे 3 कथन है। कर इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो ये कथन तो सही था। कर इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये भी सही होना चाहिए। कर भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो यहाँ पे राजस्व का नियंत्रण जो है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लाया गया था, ना कि चार्टर एक्ट 1813 के तहत। इस कारण से केवल 1 और 2 कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो वही है कि 1813 के ये 2 कथन तो सही है। तीसरा कथन देखते हैं, ठीक है। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भी भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में नहीं आया। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी राजस्व संग्रह प्रशासन के लिए जिम्मेदार थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार का पर्यवेक्षण बढ़ गया था। भारत सरकार अधिनियम 1899 के बाद भारत का राजस्व पूरी तरह से ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया, बट नियंत्रण का जो शुरुआत है पिट्स इंडिया एक्ट से शुरू हुआ था, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कर स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन, तो हाँ ये तो कुछ हद तक किया है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, ये भी सही है। यहाँ पे दोनों होगा सही होगा। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा देना और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना था। इसने निश्चित रूप से देशी शिल्पकारों और उद्योगों को पुनर्जीवित कर दिया। लोगों ने स्थानीय रूप से बने कपड़ों, मिट्टी के बर्तनों, खिलौनों और वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। फिर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 1906 में स्वदेशी आंदोलन के एक अभिन्न अंग के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के विकल्प के रूप में राष्ट्रीय नियंत्रण में शिक्षा को बढ़ावा देना था, ठीक है। तो एनएससी ने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और मूल्य पर आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए कई स्कूलों और कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन या संगठन, उसके नायक और लीडर कौन थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ में डैश डैश नहीं छूटा है, वो नीचे है। तो नायक का लीडर जो है ये यहाँ पे ये है। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का स्थापना क्या महात्मा गांधी ने किया था, तो किया था। फिर अखिल भारतीय किसान सभा, तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। आत्मसम्मान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कथन क्या है, सही है। तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 में की थी, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करना था। बाद में इसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ कर दिया गया। फिर अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में इसकी स्थापना की थी। यह किसानों का अधिकार और हितों के लिए लड़ने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन। आत्मसम्मान आंदोलन ई.वी. रामास्वामी नायकर, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है, ने 1925 में इसकी शुरुआत की थी। यह आंदोलन ब्राह्मणवादी वर्चस्व और सामाजिक असमानता के खिलाफ था और इसका उद्देश्य गैर ब्राह्मणों को समानता और आत्मसम्मान दिलाना था। चलिए आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन 6। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो चहुंदरो को हड़प्पा स्थल माना जाता है, कौडरिजी को भी माना जाता है क्या उसके क्षेत्र में है, तो माना जाता है। देसलपुर को माना जाता है, बस सोहगरा क्या है गोरखपुर में पढ़ना चाहिए, जहां तक ध्यान में है, ठीक है। यूपी के गोरखपुर के सोहगरा गांव में, ठीक है, यह स्थल प्राप्त हुआ, इसलिए सोहगरा ही नाम रखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, जो सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है। चहुंदरो, कौडरिजी और देसलपुर तीनों ही हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थल। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों के लिए जाने जाते हैं।
फिर सौगोड़ा उत्तर प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो मौर्य काल से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। यहाँ से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय का एक ताम्रपत्र अभिलेख प्राप्त हुआ है जो अनाज के भंडारण और वितरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस उपहारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक लिखित है? तो ये कंगनहल्ली में पाया गया है। ठीक है, कंगनहल्ली कहाँ है? कर्नाटक में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से प्राप्त उपहारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक मतलब राजा अशोक लिखित है। यह शिलालेख अशोक के नाम का स्पष्ट कुछ शिलालेखों में से एक है। यही एकमात्र नहीं है, ऐसा ध्यान नहीं रखना है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बौद्ध में देवत्वोरोपण, फिर है बौद्धिस्ट के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपयुक्त में कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? तो महान बौद्ध मत जो है बुद्ध में देवत्वरोपण करके यानी देवता के रूप में उसे बुद्ध को मानकर ये पूजा करते हैं महायान लोग। फिर बौद्धिस्ट के पथ पर चलना, तो ये बात भी इनके लिए सही है। फिर मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, तो मूर्ति उपासना भी करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं और अलग अलग प्रकार के धार्मिक कर्मकांड कहेंगे ये लोग करते हैं। तो ये महायान से जुड़े हुए हैं, होना चाहिए यहाँ पे तीनों कथन सही जहाँ तक। तो महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक अलौकिक प्राणी और देवता के रूप में माना जाता है, जबकि हीनयान बौद्ध धर्म में उन्हें केवल एक मार्गदर्शक माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हीनयान मतलब इसमें जो बुद्ध ने कहा उसमें एक्स्ट्रा ज्यादा कुछ ये जोड़ने के काम नहीं किए। ठीक है, लेकिन इनकी मान्यता चेंज होते गया, कुछ जुड़ते गया कह सकते हैं। बौद्धिस्ट के पथ पर चलना, बौद्धिस्ट वे होते हैं जो सभी प्राणियों को प्रबुद्ध करने के लिए बुद्धत्व प्राप्त करने में देरी करते हैं। महायान बौद्ध धर्म में बुद्धिस्ट के पथ पर चलना एक महत्वपूर्ण आदर्श है। तो ये महायान में ऐसा माना जाता है, यानी कि वो मोक्ष को क्या बोलते हैं प्रेफरेंस ना देकर लोगों की भलाई और रुककर पृथ्वी पे करना चाहते हैं। तो ये हो गया बुद्धिस्ट के पथ पर चलना। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान, महायान बौद्ध धर्म में बुद्ध और बुद्धिस्टों की मूर्तियों की पूजा की जाती है और विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं जो हीनयान बौद्ध धर्म में कम महत्वपूर्ण है। इसलिए तीनों कथन महायान बौद्ध धर्म की विशेषताओं दर्शाते हैं। तो आगे देखते हैं गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्सर्ग विष्टि, यहाँ एक टर्म आया है विष्टि। ठीक है, विष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विष्टि वे लोग होते थे उस वक्त के जो शासक थे उनसे श्रम कराते थे। यहाँ पे एक टर्म भी आया है बलात्सर्ग, सप्ताह में एक दिन उन्हें श्रम करना पड़ता था, उसके लिए उन्हें क्या है वेतन नहीं मिलता था, मतलब श्रम के बदले कुछ दिया नहीं जाता था। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो यही कथन इसके लिए सही है जहां तक है। और क्या है, यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, तो ये गलत है, ये भी क्षेत्र गलत होगा। ठीक है, फिर मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था, कोई भी जा सकता था, ऐसा ज्येष्ठ पुत्र की बात नहीं था। ठीक है, गुप्त काल में विष्टि या बलात् श्रम एक प्रकार का कर था जो लोगों को जबरन काम करवाकर वसूला जाता था। यह राज्य के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। ठीक है, अन्य विकल्प की बात करेंगे तो बलात् श्रम गुप्त साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद था, केवल मध्य प्रदेश और काठियावाड़ तक ये सीमित नहीं था। ठीक है, बलात् श्रमिकों को साप्ताहिक मजदूरी का हकदार नहीं माना जाता था क्योंकि यह जबरन श्रम था और इसके लिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था। जरूरी नहीं कि मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को ही बलात् श्रमिक के रूप में भेजा जाए, यह आवश्यकता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को करवाया जा सकता था। फिर किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण की एक विशिष्ट अभिलक्षण है? तो ये विजयनगर साम्राज्य के वक्त ऐसा होता था, एक कल्याण मंडप मंदिर में होते थे। ठीक है, फिर विजयनगर साम्राज्य के दौरान मंदिर निर्माण में कल्याण मंडप विशेषता थी। कल्याण मंडप मंदिरों में बनाए गए खुले मंडप होते थे जिनका उपयोग देवताओं के विवाह समारोहों और अन्य उत्सवों के लिए किया जाता था। यह विजयनगर शैली के मंदिरों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली, तो दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये कथन क्या है? सही है। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली प्राचीन देसी संस्था थी, तो ये देसी संस्था नहीं था, ये अपनी तरफ से बोल सकते हैं, लेकर ही आया था, ये यहाँ का देसी संस्था नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा। करा मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों, अब खिलजी सुल्तानों की बात आ रहा है तो ये दिल्ली सल्तनत की बात होगी, बट मीर बख्शी का पद जो है ये शायद अकबर के समय में विकसित होना चाहिए। ठीक है, मुगलों के समय में बोल देते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुगल और दिल्ली सल्तनत दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो इस कारण से ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा। केवल आंसर 1। करा दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। ये ध्यान में रखना है। आमिल का मुख्य कार्य राजस्व एकत्रित करना और उसे सहायक खजाने में जमा करना था। दिल्ली के सुल्तानों की एकता प्रणाली प्रचलित प्राचीन देसी संस्था थी। यह कथन गलत है। एकता प्रणाली विदेशी संस्था है जिसे दिल्ली सल्तनत में मध्य एशिया से, कहां से लाया गया था? मध्य एशिया से लाया गया था। यह मूल रूप से एक प्रकार की भूमि अनुदान प्रणाली थी जिसमें सैनिकों और अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में भूमि आवंटित की जाती थी। ठीक है, वही एकता प्रणाली कहलाता था। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया, यह कथन भी गलत है। ठीक है, मीर बख्शी का पद मुगल काल में अस्तित्व में आया था ना। मीर बख्शी सैन्य विभाग का एक प्रमुख हुआ करता था। आगे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निवारक अकबर के समकालीन थे। फिर है संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो संत निवारक अकबर के समकालीन थे। ये दोनों का क्या है? टाइम पीरियड कह सकते हैं, अलग अलग था। ठीक है, फिर संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। तो जहां तक इसके बाद किया जाता है, ये 16वीं 17वीं के वक्त थे और ये 15वीं में। ठीक है, और अकबर भी जो था 16वीं शताब्दी में इसका प्रादुर्भाव कर सकते हैं हुआ था, बट संत निवारक जो थे वो क्या थे? 15वीं शताब्दी में थे। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे दोनों कथन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो कह रहा है संत निवारक अकबर के समकालीन थे, ये कथन गलत है। निवारक का समय काल क्या था? 11वीं से 13वीं। अच्छा, इसके लिए 14वीं बोले, वो भी गलती ही था मेरा। ठीक है, शताब्दी के बीच माना जाता है, जबकि अकबर का शासनकाल 16वीं था, ये तो सही था, इसलिए वे समकालीन नहीं थे। अब संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित, यह कथन गलत है। कबीर 15वीं शताब्दी थे। अब ये जो टाइम पीरियड है, क्योंकि हमने जहां से इसे पढ़ा था उसमें वही था 15वीं शताब्दी। ठीक है, ओ सॉरी, संत निवारक के लिए वो टर्म ठीक है। ठीक है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया था इसलिए गलती हो गया। संत निवारक 11वीं से 13वीं शताब्दी के आसपास के बीच में माना जाता है, तो ये ठीक है। बट कबीर क्या थे? 15वीं शताब्दी में थे और ये 16वीं से 17वीं शताब्दी में शेख अहमद सरहिंदी थे। श्री कबीर सरहिंदी से प्रभावित नहीं हो सकते थे। इसके अलावा कबीर निर्गुण भक्ति धारा के संत थे, जबकि सरहिंदी जो थे ये अहमद सरहिंदी, ठीक है, इस्लाम धर्म में नक्शबंदी करके एक संप्रदाय होता है उससे संबंधित थे। ठीक है, और दोनों विचारों में भिन्नता तो था भी। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया रिचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, तो ये कथन सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती, ठीक है, भर्ती यहाँ पे गलती है, ऐसे हो जाएगा, ये हटा दीजिए, से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। तो यहाँ पे युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए वो समर्थन किए थे। ठीक है, भारत के लोग, तो ये दूसरा तो गलत हो जाएगा ना। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे 1 और 3 क्या है? सही है। महात्मा गांधी गिरमिटिया एंशिएंट प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे, यह कथन सही है। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरों ने अनुबंधित श्रमिकों की दुर्दशा के खिलाफ आवाज उठाई थी और इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए प्रयास किए थे।
शायद गिरमिटिया को ही बंधुआ मजदूर बोलते हैं, ठीक है, वही होना चाहिए। फिर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती, ठीक है, से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। ये कथन गलत है, ये हमने बता दिया है। तीसरा क्या, भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। यह कथन सही है। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान नमक कानून तोड़े जाने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया था और कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया था। आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे व्यक्ति है और उदाहरित पद है। सर तेज बहादुर सप्रू क्या अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ का? तो ये कथन क्या है, सही है। केसी योगी सदस्य थे संविधान सभा के, तो ये भी सही है। पीसी जोशी जो थे महासचिव थे भारतीय संवादी दल का, ये भी लगता है सही ही है, ठीक है। तो सर तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे अखिल भारतीय उदार संघ का, ठीक है, उदार संघ का। यह युग्म सही सुमेलित है। सर तेज बहादुर सप्रू एक प्रमुख उदारवादी नेता थे और उन्होंने अखिल भारतीय उदार संघ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। फिर केसी योगी सदस्य संविधान सभा के थे, ये सही है। केसी योगी संविधान सभा के सदस्य थे और उन्होंने अन्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पीसी जोशी महासचिव भारतीय संवादी दल, यह युग्म भी सही सुमेलित है। पीसी जोशी भारतीय संवादी यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव थे और उन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन था। क्या तानसेन की उपाधि, ठीक है, आत्माराम पांडुरंग शायद बोलता है, ये तनूर पांडुरंग मेन नाम था, तो चेंज करके तानसेन अकबर ने किया था, तो यही गलती है, बाकी सही होना चाहिए। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की थी। तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की थी। तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना भी की थी। तो ये सब सही है, बट गलत कौन है वो ढूंढना है, तो ये पहला, ठीक है। ये ग्वालियर के कोई राजा का नाम है, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा नाम दिया है, ठीक है, पर कंफर्म वो भी नहीं, लेकिन अकबर ने। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। तानसेन एक उपाधि थी, लेकिन यह ज्ञात नहीं की यह उपाधि उन्हें किसने दी थी। यह भी माना जाता है कि यह उपाधि उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह तोमर ने दी थी, न कि अकबर ने। फिर है तानसेन हिंदू देवी देवताएं, ये सब हमने देख लिया। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार यानी एल्बम और व्यक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो जो मुगल काल में सबसे फेमस जो है चित्रकला को यानी कि फेमस करने का काम जो किया था, किसने किया था? हुमायूं ने, जहांगीर ने किया था। जहांगीर कला और संस्कृति का बड़ा संरक्षक था। उसने सचित्र पांडुलिपियों की तुलना में चित्राधारों यानी एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों यानी पोर्ट्रेट पर अधिक ध्यान दिया। उसके शासनकाल में चित्रकला में एक नई शैली का विकास हुआ, जिसमें प्राकृतिक जानवरों और व्यक्तियों के सूक्ष्म और यथार्थवादी चित्रण पर जोर दिया गया। जहांगीर को व्यक्तिगत रूप से चित्रकला में गहरी रुचि थी और वह कलाकारों को प्रोत्साहित भी करता था, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। औरंग राजकोष का प्रभारी था। तो औरंग के बारे में कहा जाता है कि राजकोष का प्रभारी नहीं था। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एक एजेंट था, तो ये सही माना जाता है। मिरासीदार राज का नामित राजस्व दाता था, तो ये भी सही माना जाता है। यहाँ पे 2 और 3 को सही माना जाएगा। कह रहा है औरंग का अर्थ है एक फारसी शब्द जिसका अर्थ होता है भंडार, गोदाम या कारखाना। मुगल काल में औरंग एक ऐसी जगह को कहा जाता था जहां सामान का उत्पादन भंडारण और बिक्री होता था। राजकोष के प्रभारी को दीवान या वजीर कहा जाता था। बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट होता था, ये सही है, क्योंकि बेनियान ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय एजेंट थे जो व्यापारियों, दलालों और दुभाषी कंपनी को स्थानीय बाजारों और व्यापारिक समुदायों से जोड़ने में मदद भी करते थे। फिर है मिरासीदार, राज्य का नामित राजस्वदाता। कर मिरासीदार एक भूमिधारक की जमींदार होता था जिसे राज्य द्वारा राजस्व संग्रह करने के लिए नामित किया जाता था। वे किसानों से कर वसूलते थे और उसे राज्य के खजाने में जमा करते थे।
चलते हैं आगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज का 18वां क्वेश्चन, स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, तो इसको गलत कहा जाता है। स्थावीरवादी क्या थेरावाद संप्रदाय से संबंधित है, जो हीनयान से संबंधित है, ठीक है, हाँ, महायान से नहीं। लोकोत्तर उद्वादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक कहीं रहता है, कहीं संदिग्ध रहता है, ठीक है, संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये सही है। करा महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्व रोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन देखा था कि महायान जो है बुद्ध के देवत्व रोपण में विश्वास करते थे, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको तो सही कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे केवल 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। स्थावीरवादी जिसे थेरवाद भी कहा जाता है, हीनयान बौद्ध धर्म का एक प्राचीन और रूढ़िवादी संप्रदाय है। महायान बौद्ध धर्म एक अपेक्षाकृत नया और अधिक उदार संप्रदाय है। ये दोनों संप्रदाय एक दूसरे से भिन्न माने जाते हैं। लोकोत्तर या लोक उत्तरवादी, थोड़ के यदि पढ़ेंगे तो लोक उत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंधिक संप्रदाय की शाखा थी। यह कथन सही है। लोक उत्तरवादी संप्रदाय महासंधिक संप्रदाय की एक शाखा थी, जिसने बुद्ध को अलौकिक या संसारिक माना था। फिर है महासंधिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण, तो ये हमने बताया ही था। महासंधिक संप्रदाय ने बुद्ध को अलौकिक या संसारिक माना, जिसे बुद्ध की देवता को बढ़ावा मिला। यह विचारवाद में महायान बौद्ध धर्म के विकास में सहायक हुआ, जिसमें बुद्ध को एक दिव्य प्राणी माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे, शिल्पकारी जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारत का जो दस्तकारी, शिल्पकारी, ये सब जो था वो नष्ट हो गया था। ये औद्योगिक क्रांति के कारण 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में ब्रिटिश में सस्ते सामानों की बढ़ आ गई। इससे भारतीय दस्तकारी उद्योग जो हाथ से बने उत्पादों पर आधारित थे, प्रतियोगिता में टिक नहीं पाए और नष्ट हो गए। भारतीय कारीगर बेरोजगार हो गया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, ठीक है। बाकी और भी है। भारत के वस्त्र उद्योग मशीनों की बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ था। भारत का जो मूल रूप से यहाँ का था वो तो मशीनीकरण भाग नहीं लिए थे। भारत मशीनीकृत वस्त्र उद्योग की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, न कि पूर्वार्ध में, और ये भी अंग्रेजों का अधिकार वाले में। देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी। भारत में रेलवे का विकास भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन क्या है, 18वीं शताब्दी का? अच्छा, पूर्वार्ध की बात कर रहा है, शुरुआत की बात कर रहा है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत या पूर्वार्ध कहलाएगा 1801 से 1825 साल के आसपास, ठीक है। देश के अनेक भागों में ये सब 1950 के बाद से हुआ था। अच्छा, 1950 के पहले तक माने, 25 ही साल नहीं मानते हैं। ब्रिटिश उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। तो ब्रिटिश नीतियों के तहत भारत में ब्रिटिश सामानों को शुल्क नहीं लगाया गया था, जिससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हुआ था। और भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना, पारंतक द्वारा चोल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना। तो महेंद्र वर्मन के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना जो है ये 7वीं शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और फिर गोपाल द्वारा पाल राजवंश की स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था। और राजा भोज के द्वारा प्रतिहारों का जो उदय हुआ था कि ये 9वीं शताब्दी में हुआ था। और प्रांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना जो हुआ था ये 10वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पल्लव वंश के महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, और उन्होंने 7वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग 600 से 630 ईस्वी में शासन किया, इसलिए पल्लव सत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। फिर गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना, गोपाल ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में लगभग 750 ईस्वी में पाल राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है। फिर राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय, राजा भोज जिन्हें मीर भोज के नाम से भी जाना जाता है। 9वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 836 से 850 ईस्वी में प्रतिहार वंश के शक्तिशाली शासक थे।
फिर परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। परांतक प्रथम ने 10वीं शताब्दी ईस्वी लगभग 907 से 955 में चोल साम्राज्य की शक्ति को लीड किया था। तो इस प्रकार से हमने आज देख लिया 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल PSIR के 20 क्वेश्चन के साथ। तो इसी प्रकार से हमारे चैनल पे बने रहे, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।